जय हिंद। उत्तर प्रदेश प्रैक्टिस सेट पुलिसमैन। आज हम प्रैक्टिस सेट 10 का व्याख्यात्मक हल करेंगे। इससे पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट्स का व्याख्यात्मक हल कर चुके हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य, या हम गद्य काव्य की जगह पर गद्य गीत शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। एग्जामिनर, गद्य काव्य कौन सा है? हिमहास, साधना, शुभ्रा या फिर पूजा? हिमहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा 1935 में लिखा गया था, लेकिन इससे पहले राय कृष्णदास के द्वारा हिंदी का पहला गद्य काव्य सन 1916 में लिखा जा चुका था। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प बी, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य या गद्य गीत साधना, जिसके लेखक राय कृष्णदास, और ये 1916 में प्रकाशित हुआ। गद्य गीत ऐसा गद्य काव्य होता है जो गद्य होते हुए भी उसमें इतनी लयात्मकता होती है, इतना बहाव होता है कि आपको पद्य अर्थात गीत की भांति आनंद आने लगता है। हालांकि गद्य गीत न तो पूर्ण रूप से गद्य के नियमों का पालन करता है और न ही पूर्ण रूपेण पद्य के नियमों में ही बंधता है, इसलिए इसका नाम भी है गद्य गीत या गद्य काव्य। प्रश्न संख्या 2, घुटन कहानी के लेखक कौन हैं? रमाशंकर आर्य, डॉक्टर धर्मवीर, कौशल्या वैशंती, माता प्रसाद। घुटन दलित कहानी है जिसके लेखक माता प्रसाद जी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने महत्वपूर्ण 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। सबसे पहले काव्य वचन सुधा, भारतेंद्र मैगजीन, जो कि हालांकि भारतेंद्र चंद्रिका के नाम से थी, बाद में भारतेंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित होने लगी। और बाला बोधिनी। बाला बोधिनी में महिलाओं को विशेषतः ध्यान में रखते हुए कहा गया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी पत्रकारिता या संपादन के क्षेत्र में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि द्विवेदी युग या उस समय समकालीन युग में सबसे उत्कृष्ट पत्रिका, देश की सबसे हिंदी की उत्कृष्ट पत्रिका सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। और बद्री नारायण चौधरी जी ने आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया, जबकि ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा किया गया। इस पत्रिका के विषय में एक उक्ति है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कि जब प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया तो लगभग 8 माह तक आय का कोई स्रोत न होने के कारण उन्होंने इसके फ्रंट पेज पर उक्ति लिखी कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो कछु दक्षिणा दान। तो यदि एग्जाम में पूछ ले कि यह पंक्ति किस पत्रिका से संबंधित है, तो यह पंक्ति ब्राह्मण पत्रिका से संबंधित है। और ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया? तो प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा किया गया।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है केवल हिंदी भाषा के लिए, केवल बांग्ला साहित्य के लिए, केवल संस्कृत साहित्य के लिए, मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषाओं में सर्वोच्च रचनाओं के लिए। तो भाई भारतीय जो मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 24 है। तो यदि आपसे पूछ लें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो वह 24 भाषाओं में दिया जाता है। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार 8वीं अनुसूची में स्वीकृत सभी भाषाओं के लिए अर्थात 22 भाषाओं में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 5, व्यास सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? भाई व्यास सम्मान की पुरस्कार राशि वर्तमान समय में 5 लाख है। हालांकि राशि से संबंधित प्रश्न एग्जाम में कम ही आते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? भाई फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदी के विकास के लिए हम कह सकते हैं, हालांकि गिलक्राइस्ट के द्वारा हिंदी अंग्रेजों को सिखाने के उद्देश्य से, जिससे कि यदि अंग्रेज हमारे यहाँ की भाषा को सीख जाते हैं तो उन्हें यहाँ राज करने में बहुत सुविधा होगी। तो और हिंदुओं को यानी भारतीय लोगों को अंग्रेजी सिखाने के उद्देश्य से और हिंदी के प्रचार के लिए सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें लल्लू लाल भाषा मुंशी के रूप में कार्यरत रहे। हालांकि सदन मिश्र का भी योगदान उत्कृष्ट कोटि का था। वर्ष 2011 में भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन है? भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला उत्कृष्ट साहित्य सम्मान है। मैं स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश सरकार का। किसका वे? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देश का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। हालांकि एग्जाम के परिदृश्य से साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसका एक प्रश्न हमने अभी कुछ देर पहले ही सॉल्व किया है, सबसे ज़्यादा आता है। लेकिन यदि वो पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत भारती सम्मान। हमारे विकल्प हैं महीप सिंह, गोविंद मिश्र, नामवर सिंह और अशोक वाजपेयी जी। तो भाई 2011 में तो यह पुरस्कार गोविंद मिश्र जी को प्रदान किया गया। हालांकि यदि हम बात करें अशोक वाजपेयी जी की, तो अशोक वाजपेयी जी को 2011 में नहीं बल्कि उससे पहले ही अर्थात 2008 में अशोक वाजपेयी जी को 2008 में भारत भारती सम्मान दिया गया और गोविंद मिश्र जी को 2011 में भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया, जबकि नामवर सिंह को 2005 में भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। कथन किसका है? साहित्य मनुष्य के अंतर का, उसके मन का जो आनंद है, उच्छलित आनंद है, मन को आह्लादित करने वाला आनंद है। तो हिंदी साहित्य की यह परिभाषा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के द्वारा दी गई। हालांकि
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो चित्तव्रत का संचित कोश माना है और हिंदी साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा गया है। प्रश्न संख्या 9, गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश या फिर सौरसेनी अपभ्रंश। हालांकि अपभ्रंश के हम मुख्यतः 5 भाग पढ़ते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो हम पढ़ते हैं वह है सौरसेनी अपभ्रंश, उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। ये 3 इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन 3 से हिंदी की बोलियां विकसित हुई हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी राजस्थानी पहाड़ी, अर्धमागधी से हिंदी की पूर्वी और मागधी से हिंदी की बिहारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। लेकिन इनके अलावा सौरसेनी अपभ्रंश से गुजराती भाषा का भी विकास हुआ है। अर्थात गुजराती भाषा का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। गुजराती भाषा की विशेषता सिर्फ इतनी ही नहीं है कि वह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, बल्कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा सबसे पहली गुजराती है। इसका प्रमाण या इसके साक्ष्य हमें गुजरात में राजा धारसेन के अभिलेख से प्राप्त होते हैं। तो गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। पैसाची से तो हमारी पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। प्रश्न संख्या 10, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो भाई राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया और इसके जो उस समय आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो बीजी खैर थे। जब हमारे देश का संविधान बना और पूरी तरह 1950 में लागू हुआ तो भारतीय संविधान के 120B में यह प्रावधान किया गया कि हम 15 वर्ष तक हिंदी को यथाचित चलाएंगे और 15 वर्ष के बाद या अंग्रेजी में वाला शब्द हटा देंगे, क्योंकि उससे पहले हिंदी या अंग्रेजी में देश के कार्य हो रहे थे। अब जो ये 15 वर्ष की अवधि थी, इसको पार करने का अपना एक तरीका था। और तरीका क्या था? तरीका था कि भाई संविधान बनने के 5 वर्ष बाद, अर्थात 1955 में, संविधान कब लागू हुआ? 1950 में, हम एक आयोग का गठन करेंगे। फिर 5 वर्षों बाद एक समिति का गठन होगा। आयोग और समिति के अनुशंसा जो होंगी, उनके जो सुझाव होंगे, उनके आधार पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट दी जाएगी। फिर 1965 में, यानी कि 15 वर्ष बाद, हम पूरी तरीके से हिंदी को लागू कर देंगे। हालांकि संविधान में यह उपबंध भी किया गया कि यदि जो उपबंध किया गया है 15 वर्ष का, यानी जो आयोग बनेगा, समिति बनेगी, यदि इसमें कोई भी उपबंध न किया गया, कोई भी संशोधन न किया गया, तभी ऐसा लागू स्वतः ही हो पाएगा। तो 1965 आने से पहले हम भाषा संबंधी संशोधन कर चुके थे, इसीलिए तो 1950 से लेकर 2023 तक आज भी हिंदी को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। निम्नलिखित में से असत्य युग्म चयन कीजिए। मैथिली, विद्यापति, बिहारी, ब्रजभाषा, तुलसी, अवधी, केशवदास, खड़ी बोली। भाई हालांकि तीनों विकल्पों को अगर हम देखें तो पहले लेखक का नाम है, उसके बाद भाषा है, लेकिन पहले विकल्प में क्या किया है कि मैथिली भाषा को पहले दे दिया है और विद्यापति जी को बाद में दिया है। लेकिन यह तो सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक का परिचायक है, क्योंकि विद्यापति जी ने मैथिली में रचनाएं की थी, बिहारी जी ने ब्रजभाषा में की थी और तुलसी ने ब्रज और अवधी दोनों में समान रूप से रचनाएं की। किंतु केशवदास जी ने खड़ी बोली में रचना नहीं की।
तो असत्य युग्म तो हमारा विकल्प डी ही होगा। प्रश्न संख्या 12, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के समूह को, वर्णों की गिनती को, शब्द समूह को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो भाई वर्णों का व्यवस्थित समूह अर्थात पहले स्वर, फिर स्वर और व्यंजन को जोड़ने वाली कड़ी अर्थात अयोगवाह वर्ण, उसके बाद व्यंजन, पहले स्पर्श, अंत्यस्थ, ऊष्म, संयुक्त और द्विगुण वर्ण। अर्थात वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न संख्या 13, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो भाई अयोगवाह अर्थात योग का मतलब जोड़ना, वाह का मतलब वहन करने वाला, वे वर्ण जो हिंदी वर्णमाला में जुड़े नहीं हैं से अर्थात हिंदी वर्णमाला का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वर्ण के दो ही भेद माने जाते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जो ना तो स्वर हैं ना व्यंजन हैं फिर भी वर्णमाला में चल रहे हैं, उन्हीं को कहा जाता है अयोगवाह वर्ण। और अयोगवाह वर्ण को ही स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी यानी कि इनको जोड़ने वाला कहा जाता है। तो कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारी छोटी अंग और बड़ी अंग। अब आप इन्हें देख पा रहे हैं, यह अक्षर लेखन की दृष्टि से स्वर हैं लेकिन उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, बहुत ही सरल सा प्रश्न, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। अंबुज, लोटा, अग्नि, खेत। अंबुज अग्नि दोनों तत्सम शब्द हैं, खेत तद्भव शब्द है, जबकि लोटा देशज शब्द है। वे शब्द जो किसी ध्वनि, आकृति, आकार या प्रकृति के आधार पर निर्मित होते हैं, या वे शब्द जिनका व्याकरणिक बोध नहीं मिलता, या ऐसे शब्द जिनका हमने क्षेत्र विशेष में बोलना प्रारंभ किया है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे लोटा, फुल्की, पनपति, फटफटिया आदि। प्रश्न संख्या 15, पपीता किस भाषा का शब्द है। भाई पपीता, कैंची, गमला, कमीज आदि शब्द पुर्तगाली हैं, जबकि फ्रांसीसी शब्दों में रिपोर्टाज, पुलिस, कूपन आदि शब्द आते हैं, अंग्रेज भी आते हैं। अरबी शब्दों की अगर हम बात करें तो अधिकांश शब्द जैसे आदमी, औरत, बेगम, बीबी, आमदनी, इस्तेहार आदि शब्द अरबी हैं। और हिंदी भाषा के शब्द यानी जैसे हमने तद्भव शब्द भी कह सकते हैं, हालांकि तत्सम और तद्भव दोनों ही हिंदी के होते हैं, लेकिन तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से में भी प्रयोग होते हैं। तो जो तद्भव शब्द होते हैं जैसे खेत, इससे पहले हमने पढ़ा, या हम कहें रात, दिन, रोटी, घी, घर, ऊंट आदि। सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द है, अर्थात इनमें से किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है। तो भाई सम उपसर्ग न समझौता में है, न स्वयं में है और न ही सामना में है, बल्कि सम उपसर्ग संस्कार शब्द में लगा हुआ है। सम धन कार। जब भी माँ की संधि किसी व्यंजन वर्ण से होती है, माँ को छोड़ करके, तब माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। और जब क्र धातु से निर्मित शब्द या सम का मेल का से होता है तो इसमें सा का आगम भी हो जाता है। तो ये जो माँ था ये अनुस्वार में हो गया
और इसमें सा का आगम हो गया तो शब्द क्या बन गया? शब्द बना संस्कार। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? लालिमा, दशक, कारीगर, पराजय। लाल में इमा प्रत्यय है, दस में का प्रत्यय है, और कारीगर, तो कारीगर तो अपने आप में शब्द है, लेकिन हालांकि इसमें भी गर प्रत्यय है, जैसे जादूगर होता है तो जो कारीगरी करे वह कारीगर है। पराजय शब्द में परा उपसर्ग लगा है, पराधन जय। तो बाकी सब शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन पराजय शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उद्यम शब्द का विलोम कौन सा होगा? उद्यम को यदि हम चाहें तो इस भांति भी लिख सकते हैं। तो जो उद्यम शब्द है, उद्यम का अर्थ होता है जो हमेशा कार्य करने के लिए तैयार रहे, प्रस्तुत रहे। जबकि आलस्य क्या होता है? भाई जो काम ही ना करे, आलस्य। तो उद्यम का विलोम क्या हो जाएगा? आलस्य। प्रश्न संख्या 19, पिशुन शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? चुगलखोर, पसीना, बेईमान या पिशाच। भाई पिशुन तो वो होता है जो इधर की उधर करे, उधर की इधर करे, अर्थात चुगलखोर जो चुगली करे वही कौन है? पिशुन कहलाता है। धावक शब्द में का कौन सी संधि है? अयादि, व्यंजन, वृद्धि या फिर यड़। तो भाई देखिए, सिंपल सा तरीका मुझे तो बस एक ही भाता है, वो यह कि जब भी किसी शब्द का संधि विच्छेद करवाए या संधि पूछे तब आप कर लीजिए उस शब्द का वर्ण विन्यास। तो करते हैं कैसे? आधा धा, आ, व, अ और क, और इसके बाद पुनः आ। तो भाई इसके बाद में अक प्रत्यय को हमने आसानी से बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही हमने अक प्रत्यय को निकाला तो अक प्रत्यय के बाद में हमारे पास क्या बचा? तो भाई हमारे पास बच गया आव। अब आव कहाँ आता है? तो भाई आव अयादि संधि में जब किसी भी अक्षर पर बड़े ओ की मात्रा हो तो आता है, अर्थात धौ धन अक क्या हो जाएगा? धावक हो जाएगा। अतः हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। क्योंकि अयादि संधि में ही हम 3+1 अर्थात ए ऐ ओ औ का मेल ए ई ओ उ अ आ और रे से करते हैं। प्रश्न संख्या 21, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो भाई वे शब्द जिनमें उपसर्ग जुड़ा हो या वे शब्द जिनका प्रथम पद अव्यय होता है, अव्यकारी होता है, जो परिवर्तित नहीं होता, ऐसे शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। और बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद के स्थान पर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बहुत ही आसान सा शब्द है त्रिदोष। तो त्रिदोष की जो शुद्ध वर्तनी है वो विकल्प तीसरा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह एकदम शुद्ध वर्तनी है। प्रश्न संख्या 23, जब एक स्वर पर
एक ही वर्ग के दो भिन्न व्यंजन वर्ण उच्चारित होते हैं तब ऐसी ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो भाई जब एक ही वर्ग के दो भिन्न व्यंजन वर्ण एक स्वर पर उच्चारित हों तब उन्हें संपृक्त ध्वनियां कहते हैं। यदि एक ही व्यंजन वर्ण एक से अधिक बार, जैसे दिल्ली, तो ला पे क्या हुआ, दो बार ला, ई पर दो बार ला आया, तब उन्हें हम युग्मक गुच्छ या युग्मक गुच्छ ध्वनियां कहते हैं। और यदि एक ही स्वर वर्ण पर दो अलग अलग व्यंजन वर्ण आए तब उन्हें संयुक्त ध्वनियां भी कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। लिंग की दृष्टि से दही शब्द कैसा है? तो भाई दही हमारे यहाँ जमाया जाता है, दही खाया जाता है, तो लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग शब्द होगा। और वैसे भी हिंदी में तो सिर्फ दो ही लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, बाकी उभयलिंग। संस्कृत में हमारा नपुंसक लिंग जुड़ता है और अंग्रेजी में 4 होते हैं जिसमें उभयलिंग भी होता है। प्रश्न संख्या 25, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? तो भाई वृक्ष पर अधिकार जमाए हुए अधिकरण है, तो हमारा कारक हो जाएगा अधिकरण कारक। जिससे कार्य करने का बोध हो वह कर्ता होता है। क्रिया के द्वारा किए गए कार्य का जो फल हो उसे कर्म कहते हैं और जिस साधन से कार्य किया जाए वह कारण होता है और जिसके लिए कार्य संपन्न हो वह संप्रदान होता है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से विकारी शब्द का चयन कीजिए। विकारी या विकृत शब्द वे शब्द होते हैं जो व्याकरणिक कोटि के व्याकरणिक कोटियां लाइक जैसे कि काल है, लिंग है, वचन है, कारक हैं, इनमें से किसी भी आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज को आप कहीं भी लगा लो, एक वचन में मैंने कहा मैं आज जाऊंगी, वे आज जाएंगे, हम सब आज जाएंगे, तुम आज जाओगे, तो वो नहीं बदलेगा। यथा शब्द भी परिवर्तित नहीं होगा, परंतु भी नहीं होगा, लेकिन लड़का शब्द परिवर्तित हो जाएगा। अगर मैं लड़के का लिंग बदलूं तो लड़की हो जाएगा, अगर मैं लड़का का बहुवचन बनाऊं तो लड़के हो जाएगा। तो किसी भी व्याकरणिक कोटि के आधार पर यदि कोई शब्द परिवर्तित हो जाता है तब उसे विकारी शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 27, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो भाई जिसके पास कुछ नहीं होता उसे अकिंचन कहा जाता है। इसके पास कुछ भी नहीं है अर्थात वह अकिंचन है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। तो भाई वे अनुभाव जिनको व्यक्त करने में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, जो बिना यत्न के आ जाते हैं, जो स्वतः ही आ जाते हैं, उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए यत्न की आवश्यकता नहीं होती, ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं होते, ये स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए सात्विक अनुभावों को अनैच्छिक और अयत्नज अनुभाव कहा जाता है। और ये 8 होते हैं: स्वरभंग, स्वेग, कंप, स्तंभ, रोमांच, विवर्ण, अश्रु और प्रलय। प्रलय से अर्थ है बेहोश होना, अर्थात 3 हमें मिल गए, प्रलय, स्वरभंग, अश्रु। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर होगा निर्वेद। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, न कि अनुभाव।
यशोदा हर पालना झुलावे, हलरावे दुलराए मलहावे, पंक्ति में कौन सा रस है। तो भाई यशोदा भगवान को पालने में झुला रही हैं, अर्थात भगवान के बाल रूप का वर्णन है। तो यहाँ होगा वात्सल्य रस। जहाँ भी हालांकि जहाँ बालक का वर्णन हो, बाल रूप का वर्णन हो, वहाँ वात्सल्य रस होता है। लेकिन हम कह सकते हैं ट्रिक फॉर्मेटली पालना, खिलौना, दांत, किलकारी या बाल हट, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, भगवान जिद पकड़ गए हैं, या बाल मनोहार, मैया मैंने ना माखन खाई हो। ऐसे जहाँ बाल मनोहार हो और स्पष्ट गाना हो कि हर अपने रंग में कछु गावत है, वहाँ हमारा वात्सल्य रस होता है। प्रश्न संख्या 30, काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो भाई घटा शब्द 2 बार आ गया, अर्थात यमक अलंकार। जहाँ शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ भिन्न हो, अर्थात काली घटा प्राकृतिक घटना और घमंड घट गया, कम हो गया, तो हमारा अलंकार होगा यमक अलंकार। नहीं पराग नहीं मधुर मद, नहीं विकास ए काल, अली कली सोही बंध्यो, आगे कौन हवार। बिहारी जी राजा जयसिंह को इनडायरेक्ट फॉर्मेट में यानी कि भौरे के माध्यम से प्रतीक बनाकर कह रहे हैं कि हे राजन, तुम भौरे के समान हो। इसका सामान्य अर्थ यह है कि भाई जो कली है, जो पूरी तरह फूल नहीं है, जिसमें पराग भी नहीं है, जिसमें सुगंध भी नहीं है, जिसमें मधु भी नहीं है, शहद के गुण भी नहीं है, भौरा उसी कली के पीछे पागल हो चुका है, दीवाना हो गया है। यह जो दोहा है, यह राजा जयसिंह को अन्य भाव से, क्योंकि यहाँ भौरे का प्रतीक राजा को भौरा बनाया है और उसकी जो नई रानी आई है उसको कली कहा है। तो जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत की बात की जाए, जहाँ उपमान के माध्यम से उपमेय को बताया जाए, समझाने का प्रयास किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। होता उन्हें केवल धर्म प्यारा, सत्कर्म ही जीवन का सहारा, पंक्ति में कौन सा छंद है। तो फटाफट से लगा लेते हैं मात्राएं और बीच में लगा दें, इससे दोनों का हो जाए। गुरु 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 लघु लघु लघु, गुरु लघु गुरु गुरु। अगर हम वर्णों की संख्या सीधे काउंट कर ले, हालांकि मात्राएं हमारी ऐसे ही लगेंगी, एक बार हम पुनः फिर से प्रयास करते हैं। गुरु लघु, सॉरी इसमें क्योंकि रा है तो गुरु आएगी, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु लघु। अब इसमें अगर हम गढ़ बनाएंगे तो 1 2 3 और 2 संख्या हमारी बच गई, 2 गुरु। वर्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वर्णों की संख्या 11 है, जबकि गढ़ों का क्रम 2 तगड़ हैं, 1 जगड़ है और अंत में 2 गुरु हैं। इन दैट केस हमारा इंद्र वज्रा छंद होगा। अगर इसको और सरलतम तरीके से हम समझने का प्रयास करें, तो जब वर्ण में 11 अक्षर हो, किसी भी पंक्ति में कितने अक्षर हो, 11 वर्णों की संख्या हो और पहला वर्ण गुरु हो यानी दीर्घ हो, तब वहां इंद्र वज्रा छंद होता है। तुम कहां पढ़ते हो, वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो भाई तुम कहां पढ़ते हो पूछा जा रहा है, तो जब प्रश्न का बोध होता है तब वहां प्रश्नवाचक विशेषण होता है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण को
अनुस्वार से लिखना चाहिए। तो भाई पंचमा अक्षर को अनुस्वार से लिखने का सुझाव डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने दिया। सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा था कि हमें हिंदी को रोमन लिपि में लिखना चाहिए, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने पूरे 90 फॉन्ट दिए थे लिपि सुधार के लिए। प्रश्न संख्या 35, वर्तमान समय में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो भाई वर्तमान समय में हिंदी का प्रचलित रूप या वर्तमान हिंदी का पर्याय खड़ी बोली है। ये जो आपको लिखी हुई दिख रही है, यह खड़ी बोली का ही उदाहरण है। हालांकि इतिहास साहित्य की बात करें तो सबसे उत्कृष्ट ब्रजभाषा में, उसके बाद अवधी में, फिर हमें मैथिली में प्राप्त होता है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से पाली, पाली से अपभ्रंश और फिर अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ। तो हिंदी की जो आदि जननी है वह संस्कृत है और हिंदी की जननी अपभ्रंश को माना जाता है। प्रश्न संख्या 37, संदेश राशक के रचनाकार कौन हैं? हिंदी साहित्य का पहला श्रृंगारिक ग्रंथ संदेश राशक है, जिसमें 12 मासा वर्णन भी मिलता है, जो कि अब्दुल रहमान के द्वारा रचित है। और अब्दुल रहमान क्योंकि मुस्लिम परंपरा के कवि थे और उन्होंने हिंदी में लिखा, तो वह सबसे पहले अपने ही कुल के कवियों के द्वारा उपालंब यानी उल्हाने का शिकार भी बने। हम आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना नहीं है? दोहावली, कवितावली, गीतावली या गोवर्धन लीला? तो भाई दोहावली, कवितावली, गीतावली तीनों तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं, जबकि गोवर्धन लीला तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आज की इस टेस्ट सीरीज में हमारे प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में आप 38 प्रश्न ही सॉल्व करेंगे हिंदी के। आपको हिंदी के पोर्शन से सिर्फ 38 प्रश्न मिलेंगे। तो आज की इस टेस्ट सीरीज में इतना ही। स्क्रीन पर नज़र आने वाली PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।